सभी का आज के क्लास में। और आज झारखंड की क्लास लेंगे, जिसमें झारखंड में जो मेंस के सेक्शंस में भी देखेंगे तो जो ग्रुप डी होता है, अगर आप ग्रुप डी को भी टच करते हैं तो झारखंड से संबंधित एक क्वेश्चन लिख सकते हैं। और पीटी में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो थोड़ा सा सिलेबस भी डिस्कस कर लेंगे और पीटी वाला। और ये क्लासेज जो होगा जिसमें झारखंड पर ही फोकस किया जाएगा। तो झारखंड का जो इतिहास है, झारखंड का भूगोल है, ऐसे करके अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो ये बेसिकली आज मैप से ही आपको इसमें भी बताएंगे, जिसमें मुंडा शासन व्यवस्था पर बात करेंगे कि मुंडा शासन व्यवस्था क्या है, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, उसकी संस्कृति क्या है और कैसे उसका फंक्शनिंग सिस्टम है। मुंडा और मुंडा मानकी प्रथा जो है वो एक ही है, तो इसको भी कंफ्यूजन नहीं होगा। मुंडा मानकी पढ़ा व्यवस्था भी एक है, और कौन कौन अधिकारी होते हैं मुंडा वर्ग में, इन तमाम चीजों को देखेंगे। तो आज जैसे इसमें आपको बताएंगे कि जो व्यवस्था है जिसमें अलग अलग जातियों को कैसे डिवाइड किया गया है, तो ये आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ भारत में जो ऑस्ट्रो एशियाटिक जो ग्रुप है फैमिली का, वो संथाली हो, मुंडारी, खड़िया, भूमिज, सवरा और कोरकू, ये किस किस जोन में भारत में है, ये भी आपको जानकारी देंगे। और वर्ल्ड के मैप पर भी समझेंगे कि पूरे वर्ल्ड में अलग अलग फैमिली वाइज जो लैंग्वेज है वो कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से फैला हुआ है। डिफरेंट जो आपको कलर दिख रहा है वो समझाएंगे कि पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर क्या है। और कुछ मतलब मुंडा में कुछ यूज होने वाला कॉमन वर्ड ये भी आपको बताएंगे कि किस आधार पर मनुष्य के शरीर का जो वर्ण भेद हुआ, उसमें जो हेयर है उसके अनुसार से आई का कलर, सिर का आकार प्रकार, ये तमाम चीजों पर भी आज बातचीत करेंगे। लेकिन पहले और भी बहुत सी चीजें, जो बिरसा मुंडा और जयपाल सिंह मुंडा, रामदयाल मुंडा, ऐसे कई शख्सियत है मुंडा में, जो साम्राज्य है जिसमें एग्जाम में क्वेश्चंस आपके आने के चांस होंगे। तो जहां जहां से क्वेश्चंस आएगा तमाम चीजों को बताएंगे। मुंडा की संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था क्या थी ये, और एक बार एक झलक आपको दिखा दें। मुख्य देवता सिंहबोंगा है, और भी अन्य देवता जो होते हैं जैसे देसावली होते हैं, हाथू बोंगा होते हैं, इनके बारे में बताएंगे। थोड़ी देर में नोट्स दे देंगे, नोट्स इसका बन गया है। ये आपको इसके बाद अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, झारखंड में मुंडा, जैसे कि तमाड़ में रहते हैं तो तमाड़िया मुंडा, ये भी आपको बताएंगे। अलग खूंटी में क्या बोलते हैं, ये सारी चीजों पर बात करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं झारखंड के सिलेबस के ऊपर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है झारखंड का सिलेबस। और जो झारखंड का सिलेबस है इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आने की चांस होगी, कहाँ कहाँ से आता है और आपको टैकल कैसे करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टैकल कैसे करना है। तो ये देखें कि झारखंड का इतिहास जिसमें से 8 क्वेश्चन रहेगा। पहले पीटी बता दे तो इसके मेंस में कहां पर फायदा होंगे ये भी समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आप किसी स्टेट कमीशन का एग्जाम जब लिखते हैं तो स्टेट कमीशन की जो वहां की संस्कृति है, हम बार बार अपने वीडियो में भी बताते रहते हैं कि झारखंड की संस्कृति, झारखंड की जनजाति, यहाँ का इतिहास, यहाँ का भूगोल, यहाँ का आपदा प्रबंधन, यहाँ के इंपॉर्टेंट करेंट इवेंट, ये सारी चीजें दोनों में, नॉट ओनली इन पीटी एग्जामिनेशन। अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि मेंस का जो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 जो है उसमें एक ग्रुप डी सेक्शन आएगा। तो वहां पर झारखंड से संबंधित चीज दिया गया है। तो अगर स्टेट कमीशन में आप अच्छा रैंक लाना चाहते हैं, आप जल्दी क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो पहले पेपर पर आपको कोशिश करना है, जो जीएस का पेपर 1 है मेंस के लिए, पेपर 2 है, तो वहां जैसे कि आप इतिहास और भूगोल की बात करेंगे पेपर 1 में, तो पेपर 1 में जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है उसमें अगर आपको
झारखंड का इतिहास आपका क्लियर है, झारखंड का भूगोल क्लियर है, तो आपको एक फायदा होगा कि अगर वहां पर ग्रुप डी को टच कीजिएगा डायरेक्ट और वहां से 2 क्वेश्चन आप उठा लेंगे तो आपको फायदा ज्यादा हो जाएगा और टीचर भी खुश हो जाते हैं कि चलो मेंस में झारखंड का क्वेश्चन लिख रहा है। तो अमूमन लोग इसको छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि नहीं बहुत मुश्किल है इस व्यवस्था को लिखना। लेकिन हमारा मानना है कि आप स्टेट कमीशन पर जब फोकस करने जा रहे हैं तो पीटी तो निकालने के लिए झारखंड को जानना ही पड़ेगा आपको जेपीएससी के लिए, लेकिन एक पेपर पूरा है ना, एक तो पूरा विषय है जैसे आप जानते हैं, और पहला विषय में भी जो जीएस का पेपर 1 है, जैसा कि यहां थोड़ा सा मेंशन कर दें कि पीटी में जो आपके पास जानकारी होगा कि जीएस का पेपर 1 जो है वो और जीएस का पेपर 2, तो पेपर 2 में तो पूरा का पूरा, इसमें तो पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन जो है, ये 100 क्वेश्चन झारखंड से आ रहा है। और पेपर 1 जो है इसमें सारे कुछ के बाद इसमें जो 100 क्वेश्चन होंगे, इस 100 क्वेश्चन में सारा कुछ के बाद फिर 10 से 15 क्वेश्चन यहां भी फिर झारखंड का होगा। तो सब मिलाकर के झारखंड का 115 क्वेश्चन है पूरे सेट के दौरान में। तो 115 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, तो झारखंड का दोनों पेपर को अगर जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 115 को 2 से गुना करेंगे 230 नंबर का, 400 नंबर में से 230 नंबर का झारखंड से क्वेश्चन आएगा पीटी में। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जैसे ये झारखंड का इतिहास के चैप्टर है, तो झारखंड का इतिहास का चैप्टर अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आप मेंस जब लिखने का मौका मिल जाएगा तो जीएस पेपर 1 में जो हिस्ट्री दिया हुआ है वहां पर भी आप इसको लिख सकते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था है। अब ये भी समझना होगा कि कितना पढ़ना है, क्योंकि अब मुंडा शासन व्यवस्था में आप पूरा मुंडा की सारी चीजों को जानेंगे। आपके देखिए बहुत ज्यादा पढ़ना भी नुकसानदेह होता है, तो ये जानना बहुत जरूरी होता है कि हम कितना पढ़ें, कितना खाना खाएं जिसको हम डाइजेस्ट भी कर लें और शरीर भी फिट हो, दोनों चीजें हैं। उसी प्रकार से कितना पढ़े कि याद रहे और याद के साथ साथ परीक्षा में भी वो आए, ये दोनों को टारगेट करना है। तो जैसे देखिए मुंडा शासन व्यवस्था से एक प्रश्न है, मतलब झारखंड के इतिहास में से टोटल 8 क्वेश्चन आ रहे हैं और 8 में से एक क्वेश्चन जो है वो आ रहा है मुंडा शासन व्यवस्था से। नागवंशी शासन व्यवस्था से एक क्वेश्चन आ रहा है, पढ़ा पंचायत व्यवस्था से एक क्वेश्चन है, मांझी परगना शासन व्यवस्था से एक क्वेश्चन है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से एक क्वेश्चन है। हालांकि मुंडा शासन जो है वो और मुंडा मानकी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप मुंडा शासन व्यवस्था से 2 क्वेश्चन समझ सकते हैं। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था से भी एक क्वेश्चन है और जातीय पंचायत शासन व्यवस्था से 2 क्वेश्चन है। तो सब मिलाकर के झारखंड के इतिहास से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये 8 में गलती होने वाला कहीं पर नहीं है। अब वैसे ही कुछ मुंडारी भाषा के शब्द को पूछ दिया गया कि मुंडारी में इसे क्या कहते हैं, तब हो सकता है कि आपको दिक्कत हो जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि वो भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे, क्योंकि मुंडारी के भी कुछ हमारे पास में जो हमारी रिसर्च टीम है उन्होंने कुछ चीजें दी हैं जिसमें मुंडारी भाषा में, जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ रहे तो इसमें भी आपको जैसे देखिए देवानी संस्कृत की जैसे ही मुंडारी भाषा में 3 वचन होता है, तो उसमें 3 पुरुष होता है। तो इसमें जैसे अलंग, हम दोनों के लिए अलंग शब्द है, और हम लोग जब बोलते हैं ना अबू तो श्रोता के साथ, तो इस टाइप से भी आपको बता देंगे मेन चीज, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। और ये 3 लिंग भी होता है देखिए मुंडारियों में। तो ये जिस भी चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये टैकल करने की कोशिश करेंगे जिसमें आपको दिक्कत नहीं हो कहीं भी, और आप एग्जाम के हर क्वेश्चन का जवाब वहां जाकर के दे पाइए। तो झारखंड में 8 क्वेश्चन जो है ये उसकी व्यवस्था से है। तो इसको पढ़ने का एक तरीका और है, अगर आपके सर्किल में जितने लोग क्लासेज कर रहे हैं, बहुत से लोग बाद में वीडियो देख लेते हैं, तो वो अगर अपने
सर्कल में आपस में थोड़ा एक दूसरे को शेयर करें। जैसे कोई अगर मुंडा परिवार से है, कोई अगर नागवंशी परिवार से है, कोई उरांव परिवार से है, तो उनके सिस्टम को वो बहुत बेहतरीन तरीके से, जैसे अगर आप भोजपुरी में समुदाय से हैं, बिहारी में, या ब्राह्मण समुदाय से हैं, तो अब ज्यादा क्वेश्चन, बलराम जी आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूरत से ज्यादा रहता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि वो कोशिश करना है कि आप अपनी भाषा के अनुसार थोड़ा सा उसकी मदद करिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर झारखंड आंदोलन के 7 प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, और इसमें झारखंड के सदान भी वहां के मूलभूत लोगों को कहते हैं, तो ये भी क्लियरिटी होना चाहिए। सदान मतलब कहीं के ओरिजिनल इनहेबिटेंट को बोला जाता है, तो उससे भी एक क्वेश्चन है। तो आपको ये भी समझना होगा कि हर सेक्शन से एक ही क्वेश्चन है। झारखंड के आदिवासी एक प्रश्न है, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी एक प्रश्न है, झारखंड के विभूति मतलब जिन लोगों ने काफी नाम कमाया है 2 प्रश्न है, झारखंड आंदोलन और राज्य गठन के लिए जो आंदोलन हुआ था उसके 2 क्वेश्चन है। तो आपके 7 क्वेश्चन झारखंड आंदोलन से है। झारखंड की विशिष्ट पहचान, तो झारखंड के विशिष्ट पहचान से भी क्वेश्चन है, और आप देखिए कि झारखंड के विशिष्ट पहचान से भी ढेर सारे क्वेश्चन रखे गए हैं। झारखंड के विशिष्ट पहचान से क्या है, सामाजिक स्थिति यहाँ की जो है उससे दिया गया है क्वेश्चन, संस्कृति स्थिति जो है उससे क्वेश्चन है, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और धार्मिक विशेषता। तो आप देखेंगे तो हर सेक्शन से क्वेश्चन रखा गया, यानी कि ये अगर आप देखें तो यहाँ पर फिर झारखंड के विशिष्ट स्थिति को अगर आप देखते हैं तो विशिष्ट पहचान से 5 क्वेश्चन आ रहा है। इसके अलावा क्वेश्चन की जो संख्या है, ये झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति, तो सिर्फ इसमें देखिए काफी क्वेश्चन है इस सेक्शन से। इस सेक्शन से अगर देखिएगा तो अगर आप देखें तो ये 1 2 3 और यहाँ पर एक क्वेश्चन है 4 और एक 5 और 5 क्वेश्चन यहाँ 10 3 13 और 5 18, मतलब इससे आपको टोटल आप मानिए लगभग 20 क्वेश्चन आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा सेक्शन हो जाता है। 20 क्वेश्चंस यहां से आ रहे हैं लगभग। लोक देखने में लग रहा है कि एक क्वेश्चन है, पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य से एक क्वेश्चन है, लोक संगीत एवं वाद से एक क्वेश्चन है, दर्शनीय स्थल जो झारखंड के हैं और जो एंशियंट हमारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, रिलीजियस हो या फिर आज के हो, उससे एक क्वेश्चन है, आदिवासी जाति प्रजाति और इसकी विशेषता। ये आप जब शुरू में चैप्टर पढ़िएगा तो सारे चीज इसमें कवर अप हो जाएंगे शुरू के चैप्टर में। लेकिन झारखंड की साहित्य और साहित्यकार से 5 क्वेश्चन अलग दिया हुआ है, और झारखंड के शिक्षण संस्थान से 3 क्वेश्चन है, और झारखंड के खेलकूद से 5 क्वेश्चन है। तो ये इतने क्वेश्चंस के बाद एक बड़ा सेक्शन और है जहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और वो है जिसमें सीएनटी एक्ट आप जिसको बोलते हैं, तो सीएनटी एक्ट वाला जो सेक्शन होगा ये इंपॉर्टेंट है। झारखंड का भूमि संबंधी जो कानून है वो, और यहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चन, ये 5 एक साथ आ रहा है। हालांकि आप किसको ज्यादा फोकस करें किसको कम करें, ये समझने की जरूरत है कि सारे चीज को पढ़ना है। सीएनटी एक्ट से 5 क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन सीएनटी एक्ट के लिए आप जब पुस्तक पढ़ते होंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाता होगा, है ना। जब आप पुस्तक पढ़ते होंगे सीएनटी एक्ट के लिए तो दिमाग खराब हो जाता होगा, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, इतनी धारा है, जितना संविधान में अनुच्छेद है उतना सीएनटी एक्ट में है। तो आपको बहुत, हालांकि सीएनटी एक्ट पर हमारी एक वीडियो दी हुई है,
जिसमें 100 क्वेश्चन के माध्यम से हमने कोशिश किया है कि हाँ, उन्होंने लिखा भी है मैसेज कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सीएनटी में ही होता है और एसपीटी में ही होता है। तो चलिए, वो प्रॉब्लम नहीं होगा सीएनटी एसपीटी में। और एसपीटी एक्ट जो है वहां से भी 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो 1908 का क्वेश्चन है, 1908 का एक्ट है, और एक 1949 का है जो एसपीटी एक्ट है, ये वाला एसपीटी और ये सीएनटी। तो 10 क्वेश्चन यहां पर आ रहे हैं ये दोनों से। जैसा हम आपको बार बार फिर से, बहुत से लोग बाद में जो ज्वाइन किए एक बार फिर से बता दें कि जब आप झारखंड के विषय को अच्छा से पढ़ लेंगे तो मेंस एग्जाम लिखते समय, जैसे झारखंड का इतिहास पढ़ेंगे, झारखंड का भूगोल पढ़ेंगे, झारखंड में जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं, झारखंड की प्रशासनिक व्यवस्था, झारखंड का इकोनॉमिक्स, झारखंड का आपदा प्रबंधन, ये तो पढ़ना है पीटी में। अगर आप इसको मेंस में ग्रुप डी, हर जो जीएस का पेपर 1, 2, 3, 4 है मेंस वाला, उसमें अगर ग्रुप डी को कैच करते हैं और झारखंड के संदर्भ में उत्तर देते हैं तो आपको नंबर ज्यादा आएगा। ये मानिए, आप वहां पर जनरल क्वेश्चन को छोड़कर अगर झारखंड के क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको ज्यादा प्रश्न आंसर्स मौका मिलेंगे। तो 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास क्या रहा है, ये क्वेश्चन भी आता है। और जिसमें झारखंड के भूगोल से अगर देखते हैं तो भूगोल से सीधा सीधा ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन है झारखंड का भूगोल से। तो ये मैप से ही आपको पढ़ना होगा, बिना मैप का पढ़ना बेवकूफी है। और झारखंड की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, यहाँ पर इंडस्ट्री की पोजीशन क्या है, और री इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है, रीहैबिटेट पॉलिसी क्या है, उससे 6 क्वेश्चन रखा गया है। झारखंड के प्रमुख उद्योग और इंडस्ट्री का नाम और जो माइंस है, अगर झारखंड के माइंस देखें, अगर ये क्वेश्चन भी आप ज्योग्राफी में जोड़ेंगे तो आपके लगेगा कि ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन, इसको सेक्शन वाइज देखिएगा तो अलग अलग नजर आएगा। लेकिन झारखंड की इंडस्ट्री जो है और योजना जो है, झारखंड के पर्यावरण संबंधित जो चीजें घट रही है, सारी चीज को अगर ज्योग्राफी में आप जोड़ देते हैं एक साथ, तो उस कंडीशन पर ज्योग्राफी से तकरीबन 40 क्वेश्चन के आसपास आएगा। मेरे 40 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे, जिसमें सिर्फ झारखंड की नदी और पर्वत नहीं बल्कि यहाँ की इंडस्ट्री और यहाँ की जितनी योजनाएं चल रही हैं, तो योजनाओं से ऐसे तो 5 क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है कि ये अलग चैप्टर है, लेकिन इसको आप ज्योग्राफी के अंदर कवर अप कर सकते हैं कि यहाँ पर थर्मल प्रोजेक्ट जो चल रहा है, जो हाइडल प्रोजेक्ट चल रहा है, और भी सरकारी योजनाएं जितनी चल रही है, उसके अलावा जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो चलाया जाता है योजना और झारखंड सरकार के द्वारा, और पर्यावरण को देख लीजिए, इन्वायरमेंट भी ज्योग्राफी से मिलता जुलता है, इकोसिस्टम है, इकोलॉजी है, यहाँ के वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो उसके संबंध में 7 क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं, 7 क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ से, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आपदा प्रबंधन से अलग से दिया हुआ है, जो अभी आप देख रहे हैं कि जो आपदा प्रबंधन इंपॉर्टेंट है इन दिनों, तो उससे अलग से 7 क्वेश्चन दिया जा रहा है। थोड़ा सा ऊंचा कर रहे हैं इसको, उससे भी 7 क्वेश्चन है। झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधित तथ्य जो है उससे संबंधित ये, और आपदा प्रबंधन से 5 क्वेश्चन, और जो समसामयिक घटनाएं होती हैं, जो डेली वाली जो न्यूज होती है, महत्वपूर्ण झारखंड में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो वो उससे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। पीटी में जैसा कि आप जानते हैं कि पीटी का सिलेबस जो लिखा गया है वो सेकेंड पेपर तो क्लियरिटी के साथ है, लेकिन पहला पेपर जो पीटी वाला है वो अस्पष्ट है, मतलब उसमें चैप्टर्स नहीं लिखे गए हैं। उसमें सिर्फ ये लिखा गया है प्राचीन भारत का इतिहास 5 क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत का इतिहास 5 क्वेश्चन, आधुनिक भारत का इतिहास 5 क्वेश्चन, मतलब इतिहास से 15 क्वेश्चन आ रहा है। झारखंड से करेंट इवेंट में 7 से 8 क्वेश्चन रहेंगे शशिकांत। तो
यहां पर ये समझने की जरूरत है कि जहां पर चैप्टर क्लियर लिखे हुए नहीं रहते हैं कि यही पढ़ना है, मेंस में क्लियरिटी है। अगर आप मेंस के चैप्टर देखेंगे तो मेंस में क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये चीज पढ़ना है संविधान में, इकोनॉमिक्स में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में। लेकिन पीटी में जैसे झारखंड का भूगोल पढ़ना है, भारत का भूगोल खाली लिख दिया गया है, अगर तो भारत के भूगोल में आपको अब समझना होगा कि भारत का भूगोल बेसिकली क्या है। तो आप इसको ऐसे समझे कि जो पीटी का जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो पहला पेपर है, पहला पेपर में 100 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो रहा है, यानी कि टोटल नंबर हो रहा है यहां पर 200। अब जो 100 क्वेश्चन है पीटी में, इस 100 क्वेश्चन में कोई भी जनरल नॉलेज की जब चीज आप पढ़ते हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, साइंस और इसके साथ करेंट इवेंट, और झारखंड में इसके साथ में यहां पर एक अलग से झारखंड भी दिया है। मतलब पेपर 1 में ही झारखंड भी दिया है। तो आप अगर सेक्शन वाइज देख ले इसको तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 सेक्शन हो जाता है। अगर 8 सेक्शन हो जा रहा है और इसको इक्वल सेक्शन में आप बांट दीजिए अपने हिसाब से ही। आप अगर इक्वल सेक्शन में बांट देंगे तो फिर आपको क्या होगा, मिसलेनियस भी उन्होंने ठीक लिखा, कौन है, संजू आरा। तो ये मिसलेनियस से भी होता है, मतलब जो क्वेश्चन कहां से पूछा, आप क्वेश्चन पेपर लेने के बाद में घर आके लोग अलग अलग लोगों से पूछते रहते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा कहां से पूछ दिया है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। यूपीएससी में एक साल पूछ दिया कि डिस्प्रिन का फॉर्मूला क्या होता है, तो नया टाइप का पूछा। एक बार बीपीएससी में पूछा था कि हाथी का औसत वजन कितना होता है, बीपीएससी पीटी में। तो अब ये चीज को समझना है कि आपको सिलेबस बहुत बड़ा होता है, इसलिए जो क्वेश्चन अभी देख रहे थे सब मुखर्जी, किसी ने लिखा कि कैसे कवर करेंगे, इतना बड़ा सिलेबस जब दिया तो बताएंगे कवर कैसे करना है, पहले सिलेबस को समझ लेना। अब इसमें जितनी चीजें आती होंगी पीटी में, अब आपको एक अंदाज रखना है ना। एंशिएंट हिस्ट्री में भी देखिए 3 सेक्शन हो जाता है, एक एंशिएंट, अब दूसरा मिडाइवल और तीसरा मॉडर्न। तो आपको एक ये अंदाजा लेना है और अंदाजा लेकर के चलना है कि कितने क्वेश्चंस ये आएंगे। तो अगर आप एंशिएंट मेडिएवल को देखते हैं तो हमें लगता है कि क्वेश्चंस आपके कवर अप होंगे। तो ये जो अब एंशिएंट में क्या पढ़िएगा आप सोचिए, 5 क्वेश्चन यहां से आ रहा है, मेडिएवल में 5 क्वेश्चन आ रहा है, मॉडर्न में 5 क्वेश्चन आ रहा है। अब इतिहास के जब किताब पलटिएगा तो एंशिएंट में शुरुआत होता है जो मानव का पैलियोलिथिक एज था, स्टोन एज, और स्टोन एज से 3 चरण आने के बाद मध्यकालीन स्टोन एज आया, नवपाषाण काल आया, नियोलिथिक जिसको बोलते हैं,
और फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता से शुरुआत करेंगे आप। और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद फिर आपको वैदिक सभ्यता पढ़ना है, बौद्धिज्म जैनिज्म पढ़ना है, मगध का विस्तार पढ़ना है, मौर्य काल पढ़ना है मेजर में। लेकिन उसके अलावा नागवंश है, नंदवंश है, पढ़ना तो सारा कुछ है ना। गुप्त काल है, हर्षवर्धन है। अब उस काल के सिर्फ राजा का नाम तो नहीं जानना है, तो उस काल में इंपोर्टेंट राजा के समय में कौन कौन सी पद्धति शुरू हुई, कौन से प्रमुख पुस्तक हैं उस काल के, और कौन कौन से बुक हैं जो ज्यादा इंपोर्टेंट है, और फिर उसकी सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति, महिलाओं की दशा क्या थी, आर्किटेक्चर क्या था, ये जानना बहुत जरूरी है पूरा प्राचीन काल में। तब आएंगे मध्यकालीन भारत की ओर। मध्यकालीन भारत में ज्यादा क्वेश्चंस दिल्ली सल्तनत से आता है, इसलिए उसमें ज्यादा हेडेक नहीं लिखना है। ऐसे तो पूरा मध्यकालीन पढ़ने लगिएगा कि मालवा का राजा और विजयनगर साम्राज्य, ऐसे पढ़ते पढ़ते आपका पूरा 10 साल निकल जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत में आप गुलाम वंश से शुरू करके और वहां से लेकर के आपको खिलजी है, तुगलक है, सैयद वंश है, लोधी वंश है और मुगल काल है। और इसके साथ छोटे छोटे कुछ कुछ डायनेस्टी में इंपोर्टेंट, जैसे आप सुनते हैं कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, तो राजा भोज किस वंश के थे, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो मतलब थोड़ा आप सुने हैं पहले, बट वो मालवा के राजा थे कि विजयनगर के थे, परमार वंश के थे कि वो द्रविड़ वंश के थे कि चालुक्य वंश के थे, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते। तो वो ये पढ़ना है। और इसके बाद मॉडर्न की शुरुआत जो होती है, पुर्तगाली जब भारत आए और सिपाही विद्रोह जब भारत में हुआ, दो स्थिति को देखा जाता है। और औरंगजेब की जब मृत्यु हुई, 3 कंडीशन से मॉडर्न को जोड़ा जाता है। तो आधुनिक भारत के इतिहास में 5 ही क्वेश्चन यहां दिखा रहा है। तो फिर वो आपको अपने हिसाब से कितना गहराई में जाएंगे, कितना नहीं जाएंगे। विवेक चंदन जी, ये सारा यूपीएससी का ही सिलेबस है जो जेपीएससी में रखा गया है। जेपीएससी में कुछ अलग नहीं है, यूपीएससी का ही चीज है। झारखंड पेपर हटा दीजिए। तो जैसा आपको बताया कि 8-9 सेक्शन है, अगर उसमें कितना नंबर का दिया है वो भी छोड़ दीजिए आपको। हाँ, पिछले साल के क्वेश्चन बैंक से हेल्प मिलेगा, सुजाता राय लिख रही है। एक आइडिया तो जरूर हो जाएगा सुजाता राय जी, और हम 5 साल का क्वेश्चन पेपर आपको भेज देंगे। एक आइडिया तो जरूर हो जाएगा। अच्छा, 6 साल का। मिथुन रवानी लिखते हैं, सर करना कैसे है? यही तो बात है, इसलिए तो हमारे साथ आप आए। डॉक्टर की जरूरत तभी ना महसूस होती है जब कहीं पर दिक्कत होता है। इसको कम समय में कैसे करना है, तो जिसको स्मार्ट स्टडी बोलते हैं वो करना होगा आपको। अब ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि 2-3 नक्शा अपने साथ जरूर रखिए, एटलस रखिए और चीजों को कोरिलेट कीजिए। हालांकि जो यहाँ के माउंटेन है भारत के, नदी, कहां कहां पर डेजर्ट है, जो मानसून का समय है, कैसे बारिश होता है, कहां होता है तो क्यों होता है, और कहां नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। दोनों चीजें, होता है तो क्यों होता है, नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, ज्यादा क्यों होता है, बाढ़ आने का कारण क्या है, सूखा पड़ने का कारण क्या है। अगर आपको देखिए ज्योग्राफी पढ़ना है तो आपको थोड़ा लॉजिकल सोचना होगा। अगर ज्योग्राफी को लेकर के आप आगे चल रहे हैं तो थोड़ा सा लॉजिकल हो जाना होगा कोई भी चीज में। और सिर्फ नॉट ओनली इन ज्योग्राफी, आप हिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो थोड़ा क्यों का प्रयोग करेंगे। समय तो चाहिए ना आपको। मुन्ना उराव ने ठीक लिखा है कि सारी सिलेबस यूपीएससी के अंदर होता है। किरण जी लिख रही हैं कि रीजन पढ़ना जरूरी होता है, सही बता रही है।
अगर आप किसी चीज का रीजन पढ़ेंगे तो आपकी दिमाग से कंफ्यूजन हटती है। तो जैसा एक अपने अंदाज से देखिए कि एक सेक्शन से 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन रहेगा। संविधान, जो लोक प्रशासन हमारा है और जो भारत का संविधान है, वो आप लोग जो मेंस वाले क्लास करते होंगे, तो मेंस में जैसे मेंस में आप गहराई में पढ़ रहे, इसलिए आप देखिएगा तो जो भी लोग आज तक यूपीएससी पास किया होगा या जेपीएससी की कहानी अलग है कि 4 साल का केस हो जाता है और फिर टाइमिंग मिल जाता है पीटी के बाद। लेकिन आप देखेंगे, मनोज जी बता रहे आपके क्वेश्चंस का पीटी के लिए कितना समय पढ़ना चाहिए। आप देखेंगे कि 100% लोग में से 100% लोग का ये कहना है, चाहे वो कोई भी हम हो या किसी दूसरे शहर के कोई विशेषज्ञ टीचर हो, कोई भी व्यक्ति आपको पीटी पढ़ने की सलाह नहीं देगा। आप किसी से पूछ करके देखिए, जो लोग आईएएस क्वालिफाई कर गए, जेपीएससी क्वालिफाई कर गए, वो आपको सलाह देगा कि आप मेंस की तैयारी कीजिए, क्योंकि मेंस में आप गहराई में जब पढ़ लेते हैं तो फिर आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाती है, पीटी का लोड आपके ऊपर नहीं होता है। यहां पर स्टेट कमीशन में क्या है कि झारखंड एक अलग पेपर है, इसलिए एक परेशानी महसूस होती है स्टूडेंट को कि इसके लिए हम क्या करें। तो बाकी जो पहला पेपर वाला है उसमें अगर आपने मेंस की तैयारी पहले की, अब डिपेंड करता है कि आप तैयारी के बारे सोचे कब, आप तैयारी के बारे कब सोचे। तो ये निर्णय आमतौर पर जब लोग यूपीएससी को फोकस करते हैं तो आमतौर पर पार्ट 1 पार्ट 2 में ले लेना चाहिए कि हमको फोकस हमारा क्या है। जैसे आप आईआईटी का तैयारी किए होंगे कभी कोई, या आपका भाई बहन कोई किया होगा, नीट का तैयारी किया होगा मेडिकल के लिए, तो आप देखिएगा कि उसका 7th 8th क्लास से एक फोकस शुरू हो जाता है, 8वां क्लास से 9वां क्लास से 10th में जाते जाते तो कंप्लीट फोकस हो जाता है कि हमको आईआईटी निकालना है। तो परीक्षा तो हो रहा है +2 के बाद, तो ऐसी जरूरत क्या आ गई कि आप 8th क्लास में बच्चा को कोटा भेज दे रहे हैं और बोल रहे कि आईआईटी निकाल लो। तो इसके लिए आपके पास एक कंप्लीट आइडिया होना चाहिए, जो आपको समझाने वाले लोग हैं वो सही गाइडलाइन कर दें। जब सही गाइडलाइन कर देंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। दूसरा चीज, जब आप यूपीएससी जेपीएससी के साथ तो कहानी ही नहीं है कि एक परीक्षा इस टाइम पर नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप कमीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि आपको कब सोचना चाहिए था। अगर कोई कैंडिडेट ग्रेजुएशन में सोच लेता है तो उसको फायदा ज्यादा क्यों होता है। एक तो देखिए सिविल सर्विस को के जो क्वेश्चंस हैं आप देख रहे होंगे, तो फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं है, उसमें मैथ्स के क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए साइंस में जो है, ये जो बायोटेक्नोलॉजी दिख रहा है ये वाला सेक्शन, ये अप्लाइड साइंस होता है। मतलब यहां पर वो क्वेश्चन नहीं है कि न्यूमेरिकल बनाइए, आप एक कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन कि किसी को सुनते हैं कि ब्रेन हेमरेज हो गया तो एक्चुअली में होता क्या है, उसकी मैपिंग में क्या देखा जाता है, कितना, जैसे आप कॉमन सोचिए कि एक व्यक्ति के शरीर में कितना खून रहता होगा। तो एक कॉमन चीजें, जब आप साबुन को यूज करते हैं घर में और वही साबुन जब ब्यूटी सैलून में यूज किया जाता है तो उसमें ज्यादा झाग आता है, क्या कारण हो सकता है, उसमें क्या मिला हुआ हो सकता है। जो गैस का सिलेंडर है उसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्यों बोलते हैं, एलपीजी क्यों बोलते हैं। मैंने आप जो चीज देख रहे हैं, कैमरा दूर की पिक्चर को कैसे कैच कर लेता है, कौन सा लेंस होता है उसमें, लेंस क्या चीज का बनता होगा,
मोबाइल का चिप किस एलिमेंट से बना हुआ होगा। आप ऐसे तमाम क्वेश्चंस आपके दिमाग में रोज की जिंदगी में आएगा। तो कुछ तो आप बचपन से सुनते हैं कि इंद्रधनुष बन गया, देखो उसमें 7 रंग दिखता है तो प्रिज्म में लाइट पास कराओ, कई चीजें। लेकिन अब देखिए, लास्ट ईयर ही यूपीएससी के पीटी में क्वेश्चन पूछा है कि पेड़ पौधा घास का स्थान नहीं ले सकता है। प्लांट्स नेवर टेक द रोल ऑफ ग्रासेस, व्हाट इज द मेन रीजन। तो जब आप एनालिसिस करने सीख, देखिए पीटी का क्वेश्चन है मेंस के जैसा है, तो जब आप एनालिसिस करने सीखेंगे तो साइंस, सारी चीजें साइंस की अप्लाइड साइंस है। मैंने साइंस में कभी भी किसी भी परीक्षा में, आईआईटी को छोड़ दीजिए और नीट को छोड़ दीजिए, तो गहराई से थ्योरी नहीं पूछा, थ्योरी तो पूछा ही नहीं जाता है कंपटीशन में। आप कोई भी चीज टेस्ट करते हैं तो उसका स्वाद वैसा क्यों है। कोई भी चीज खा रहे हो, आप सेव खा रहे हो, संतरा खा रहे हो, आम खा रहे हो, तो उसमें मीठा लगने का कारण क्या है, इसका खट्टा लगने का कारण क्या है, मिर्चा का तीता लगने का कारण क्या है, अदरक का वो स्वाद का कारण क्या है। अभी देखिए यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है कि प्याज काटने से आंख जलता है, उसमें क्या रहता है, तो ये सल्फर रहता है। ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल गया 2 मिनट में। इमली में टार्टेरिक एसिड होता है, तो ये पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा आपको। प्याज को विनेगर में डुबा देते हैं तो वो क्या है कि उसकी झाग को खत्म कर देता है। यहां पर अप्लाइड आप आज से क्या करेंगे कि हर चीज को एप्लीकेशन के दृष्टिकोण से देखेंगे। आपस में भी जब आप कहीं पर जाते हैं, बात करते हैं, तो थोड़ी अप्लाई जरूर कीजिए। कोई पर्वत के बारे में सुन रहे हैं तो कब बना होगा, एक विचार तो कर सकते हैं कि कभी नाम आ गया राजमहल का, तो ये कब बना होगा, इतना तो सोच सकते हैं ना। ये राजमहल बना कब, कितना करोड़ साल पहले बना होगा या कितना 10 साल पहले बना होगा, ये तो सोच ही सकते हैं। जब जिज्ञासा होगी तो आप सर्च करेंगे, किसी से पूछेंगे, तो पता चलेगा कि ये तो करोड़ों साल पहले बना है, क्रिटेशियस काल में बना है। तो इसका नाम राजमहल ट्रैप क्यों पड़ा, कुछ तो स्टोरी होगा। राजमहल में कौन से पत्थर होंगे, उसी प्रकार से डलमा पहाड़ कब बना होगा, एक लमसम आइडिया, उसके पीछे भी नहीं कि हाथ धो के पड़ जाना है। आप अगर एक दिन में 10 इंफॉर्मेशन भी नया खोजते हैं तो आपके लिए अच्छे से भी G7 की बैठक हो रही है, हमने आप लोगों को नोट्स भेजा है, तो आपके दिमाग में जितने क्वेश्चंस आते होंगे कि G7 है क्या, इसमें कितने मेंबर हैं, भारत इसका मेंबर क्यों नहीं है, ये बना क्यों था संगठन, भारत को आमंत्रित सदस्य क्यों रखा जाता है, चाइना के ऊपर ये कैसे प्रेशर डाल सकता है, इसमें से रूस को क्यों बाहर कर दिया गया। आप इसको सोचिए, और जब सोचेंगे तो उत्तर आएगा। तो मेंस का भी चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्योंकि G7 मेंस में भी क्वेश्चन आएगा। इस बार बैठक हुआ ब्रिटेन में, ये पीटी का क्वेश्चन है, कितने मेंबर है पीटी का क्वेश्चन है, रूस क्यों बाहर हो गया पीटी का क्वेश्चन है। लेकिन इसके उद्देश्य क्या है, G7 की कार्य प्रणाली क्या है, करेंट इवेंट ऐसे पढ़ा जाता है। कभी मत सोचिएगा कि जब उन्होंने लिखा है कि सारा क्वेश्चन जो नोट्स भेजे तो उसमें क्लियर हो गया G7 का। तो जितने भी आपके, जब आप वैसे पढ़ाई करेंगे, मतलब एक स्टूडेंट की हैसियत से देखेंगे कि आपके दिमाग में कौन कौन सी क्वेश्चन बैठ रही है, तो वो इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अप्लाई करने सीखें। अब देखिए संविधान पढ़ रहे हैं, चाहे मेंस हो चाहे पीटी हो, पूरे भारत में रोज कुछ ना कुछ दिक्कत हो रहा है। कहीं पर गवर्नर रिपोर्ट कर रहा है, कहीं पर राष्ट्रपति भाषण दे रहे हैं, कहीं कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, कहीं नया चुनाव हो रहा है, कहीं पर पूरा एक बहुमत नहीं आया तो मिली जुली सरकार बन रही है, कहीं पर पार्टी टूट रहा है। बिहार में देख लीजिए,
कहीं पर किसी को दल में मिला रहा है, ये क्या है? संविधान में ही कहीं होगा ना। और अगर आप उस समय सोचिएगा उसको, तो देखिए आपके चैप्टर्स कंप्लीट होंगे। अगर आप उस समय सोचिएगा तो आपके चैप्टर्स कंप्लीट होंगे कि इसको हम कैसे करें, इसको हमको कैसे करना है। तो आपको जैसे गवर्नर की रिपोर्ट आ रही है प्रेसिडेंट रूल के लिए, तो उस समय दिमाग लगाना। अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं तो यू शुड अप्लाई कि क्या बंगाल के राज्यपाल को इतनी ताकत है कि वो मुख्यमंत्री के फैसले पर टिप्पणी करे? क्या दिल्ली के उपराज्यपाल को इतनी ताकत है कि वो मुख्यमंत्री के फैसले पर टिप्पणी करे? क्या है संवैधानिक प्रक्रिया, आप जानेंगे। क्योंकि आपको संविधान से बाहर नहीं जाना है, संविधान के दायरे में बात करना है। सरकार बोलती है कि हम डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम लाएं, आपके खाते में पैसा जाएगा। पेट्रोल की कीमत बढ़ जा रही है, तो कौन मंत्रालय देख रहा है इसको? क्या फंडा है, सब्सिडी क्या होता है, सपोर्टिंग प्राइस क्या होता है, कोई भी बिल बनता कैसे होगा? एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जब जाते हैं तो कितने विधायक लेकर के जाएंगे कि हमको निकाला नहीं जाएगा, हमारी पार्टी बच जाएगी। ये फॉर्मूला क्या होगा? तो सारी चीज, कभी आप देखते हैं कि सोशल मीडिया में लिखने पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया तो लोग बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ये वायलेशन हो रहा है, हमको रोक रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि आप किसी को अरेस्ट कर लेंगे फ्रीडम के नाम पर, तो हम इसको चुप नहीं बैठेंगे, हम बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि आप सीबीआई को ये प्रयोग करने दीजिए। क्या है फंडामेंटल राइट? और सरकार बार बार वेलफेयर की बात क्यों करती है? कहां संविधान में दिया हुआ है? हमारा प्रस्तावना क्या कह रहा है? तो एक बार जिन्होंने संविधान पढ़ा है उनको देखिए, पढ़ना एक किताबी नॉलेज होता, और एक जो स्टूडेंट इसको अप्लाई करना जानते हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हैं और वो अच्छा हो जाता है। जैसे गाड़ी कैसे चलाना है, तो इसको अगर कोई आपसे थ्योरेटिकली बोलता है कि सर हमको गाड़ी चलाने सिखा दीजिए, तो बहुत इजी है बताना। एक स्टीयरिंग होता है, क्लच प्लेट होता है, गियर होता है, ब्रेक होता है, और आपको गाड़ी चलाना है। आप उसमें बता दिए कि स्टार्ट 1 नंबर पे करना है, फिर 2 नंबर 3 नंबर चलना है, क्लच दाब करके पलटना, लेकिन आप सब कुछ सिखा दिए। बहुत आप रट लिए, किताब में याद कर लिए, लेकिन जब गाड़ी लेकर के जाते हैं तो फिर एक्सीडेंट हो जाता है। आप कहीं साइड में खड़ा करके रोक देते हैं कि पहले ट्रक जाने दो तब निकालेंगे, और एक समय के बाद आपकी हाथ इतनी फ्री हो जाती है। जब आप शुरू में ड्राइविंग करना सीखते हैं तो आपको कोई कितना भी समझाए, आपका आंख सामने छोड़ करके इधर चला जाता है कि हमको गियर बदलना है। और बाद में देखिए आप खाना खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, मोबाइल पर बात कर रहे हैं, गाड़ी आराम से चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका प्रैक्टिकल नॉलेज स्ट्रांग हो चुका है। थ्योरी कमजोर हो गया, प्रैक्टिकल मजबूत हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप भूल भी गए कि इसको क्या बोलते हैं, गियर बोलते हैं कि ये वाला क्लच बोलते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, आपको पता है इससे करना क्या है। उसी प्रकार से जब आप पढ़ाई करते हैं तो चैप्टर पे ज्यादा नहीं देना है कि ये थ्योरी में फलना चैप्टर पढ़ कर है। आपको क्या करना चाहिए? सिलेबस में जो चैप्टर पढ़े हैं उसको डेली अप्लाई करिए। कुछ भी चीज देखिए तो अप्लाई जरूर करने सीखिए। अब ब्रिटेन में सम्मेलन हो रहा है तो ब्रिटेन को ही इंग्लैंड बोलते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं कि यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, आयरलैंड उससे कैसे अलग है? 4-5 क्वेश्चन दिमाग में ऐसे आ जाएंगे। चाइना को लेकर के सेम सवाल आपके दिमाग में आ जाएगा। उसी प्रकार से झारखंड दोनों में जब यहाँ की पंचायत की बात होती है तो आपको उस वक्त में आपको अपना जो पढ़े हैं उसको अप्लाई करिए। उस समय भूल रहे, हो सकता है कि झारखंड की चीज आप जल्दी भूल जाए क्योंकि आप इसके साथ ज्यादा एक्वेंटेड नहीं है।
उस समय अप्लाई कीजिए। आप सुन रहे हैं कि नहीं, बेतला राष्ट्रीय उद्यान में, बेतला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक बाघ की मौत हो गई। तो आप उस समय एक ये तो फोकस आएगा कि ये कहां है, पलामू में किधर है, कब बना था, झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, एलिफेंट के लिए कौन सा है। दिल्ली मुख्यमंत्री राशन योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री सड़क, कुछ भी योजना आता है आप दिमाग में उसमें लगाइए जरूर। इवन कि आप एडवर्टाइजमेंट भी देखते हैं, उस समय भी देखिए कि सरकार की मॉडल स्कूल पॉलिसी क्या है, सरकार का एकलव्य मॉडल स्कूल क्या है। तो अगर आप उस वक्त में जोड़ेंगे तो आपके लिए फायदा हो जाएगा। तो जब आप झारखंड चैप्टर को पढ़ लें तो झारखंड में कहीं भी किसी भी राज्य में जाएंगे तो क्या होगा, आप किसी भी राज्य में जाएंगे तो वहां सबसे पहले वहां के लोग होते हैं। आप अगर ऐसे वर्चुअली देखेंगे तो वहां के लोग हो गए पहले। आप पहले जाके तो नदी और नाला और ये सब पता नहीं करते कि इस राज्य में कौन सी योजना जा रही है। अब यहां से सिक्किम चले गए, पहले वहां के लोगों को देखा, तो वहां के लोग अगर थोड़ा अलग दिखते हैं तो आपके दिमाग में आएगा कि ये हमारे से थोड़े से अलग कैसे है। तो पता चलेगा कि अच्छा ये मैंगोलॉइड वेराइटी वाले प्रजाति हैं, ये दिमाग लगाना पड़ेगा, किसी से पूछना होगा। फिर दिमाग में आएगा कि मैंगोलॉइड क्या होता है भाई। तो जब आप कहीं पर सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि मनुष्य की बहुत सी प्रजातियां होती हैं, उसमें मैंगोलॉइड इस वेराइटी को कहते हैं जिसकी ऊंचाई कम होती है, जिसके आई थोड़े से स्लैंट हो जाते हैं, जिसके बाल थोड़े कर्ली हो जाते हैं, थोड़े नाटे कद के होते हैं। फिर पता चला कि निग्रो भी कुछ होता है, नेग्रिटो भी कुछ होता है, जिसके जबड़े मोटे होते हैं, डार्क कलर हो जाता है, कर्ली हेयर हो जाता है। कॉकोसॉइड, इसमें आंख ब्लू कलर का हो जाता है, हाइट ज्यादा हो जाता है, इसे यूरोपियन वाले लोग हैं। प्रोटोऑस्ट्रोलाइट इंडियन वाले लोग हैं। तो आपको एक आइडिया तो मिला। उसके बाद आप जब लोग को देखते फिर कहीं जाते हैं तो वहां पर जैसे आपको सारे लोगों का नाम जानते हैं क्या आप अपने डिस्ट्रिक्ट का, जो जहां से क्लास कर रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट का सारे लोगों का नाम आपको पता है क्या, कि सारा डिस्ट्रिक्ट के हर आदमी का नाम बच्चा बच्चा का हम जानते हैं। उसी प्रकार से पढ़ते समय आपको कहां कहां पर दिक्कत होती है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब वो नदी पढ़ना शुरू किए तो अब जैसे छोटा छोटा तो हजारों नदी ना होगा, आप जिस भी गांव में रहते होंगे वहां कोई ना कोई नदी होगा एक, तो आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप उसमें नहाने जाते हैं। लेकिन तमिलनाडु वाले उसको क्यों जानेंगे, लेकिन जो पॉपुलर रिवर होगी जैसे स्वर्ण रेखा तो उसको जानेंगे, हुंड्रू वाटरफॉल को जानेंगे। सब कुछ तो नहीं जानना ना, इसी प्रकार से अपने सेंस तो लगाने पड़ेंगे कि अब कहीं पर एक छोटा सा भी ऊंचाई वाला जगह है, आप वहां से नाम पूछ लीजिए, इसका नाम है संजय पहाड़, वो याद करके क्या फायदा है। देखिए एग्जामिनर भी आपका दुश्मन नहीं है, जो एग्जाम ले रहा आपका दुश्मन नहीं है, वो आपकी टैलेंट चेक करने के लिए आया है। वो ये देखने के लिए आया है कि आपको कितना सेंस है पढ़ने का। अच्छा आप ही से कोई क्वेश्चन, आप किसी के घर जाते हैं और बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं, देखिए कॉमन क्वेश्चन होता है, कोई दो चार क्वेश्चन घूमता रहता है। उसी प्रकार से सुजाता बोल रही है कि सारे वीडियो को बार बार सुनते हैं उससे लाभ होता है, ये तो आप जरूर से करें, बाकी लोग भी। ये पहली चीज कि आपको पढ़ना क्या है। अब देखिए हम बार बार अपने हर एक वीडियो में
सिलेबस तो हो गया। हम हमेशा बताते हैं कि आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। क्यों बोलते हैं ऐसा? ऐसा इसलिए बोलते हैं कि जब आप कहीं पर कंट्रोवर्सीज होता है तो आप किससे पूछते हैं? जैसे आपके परिवार में कोई दिक्कत हो जाती है, आप सही बोल रहे हैं कि वो सही बोल रहा है, तो आपके सबसे जानकार जो होता है ऑथेंटिक व्यक्ति। अब आप कोई सब्जी वाला से राय ले लिए आपके घर में, तो आप बोलेगा हम उसका बात नहीं मानेंगे। वो कौन है? तो कौन है भाई, किसका बात मानिएगा? घर में बंटवारा हो रहा, किसका बात मानिएगा? तो बोलते हैं कि चलो हमारे दादाजी का बात मानेंगे, मुखिया जी को बुलाओ। आप लोगों की नजर में मुखिया जी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप कभी नहीं बोलते कि नहीं वो किसान को बुलाओ, नहीं बोलते। उसी प्रकार से जब पुस्तकों में डिस्प्यूट होता है, तो चूंकि ये भारत सरकार की किताब है, तो इसमें जो चीज लिखा हुआ है इसको वरीयता दे दी जाती है। एक तो कई वर्षों से चला आ रहा है एनसीईआरटी, एक टीम होती है इसको लिखने के लिए। बेहतर होता है कि आप क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक का एनसीईआरटी लें, ये बेहतर है। और अगर मान लीजिए कि आपके पास समय कम है, जैसे अभी पीटी के लिए समय कम है, ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 ही महीना में परीक्षा हो जाए, यह भी हो सकता है कि 4 महीना में हो जाए। झारखंड है 4 साल भी लग जाएगा। लेकिन आपको अपनी तैयारी फिक्स रखनी है ना, एक डेट होना चाहिए ना शादी का। अगर ऐसा नौबत रहे कि किसी भी समय बाराती आ जाएगा तो क्या स्थिति रहेगी? एक डेट होता है ना, तो उतना तारीख तक लोग अपनी तैयारी कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से अगर एक डेट आपको सरकार बता देती कि हम परीक्षा लेने जा रहे 15 नवंबर को, 15 दिसंबर को, तो आप उसके अनुसार से तैयारी करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि एक्स्ट्रा मौका आ जाता है, जैसे शादी का समय था, पैसा अरेंजमेंट नहीं हुआ था, दिक्कत थी, अचानक से कोरोना आ गया, शादी पोस्टपोन्ड हो गया, अब 1 साल के बाद होगा, तो आपको एक मौका तो मिल जाता है ना। आपको एक मौका मिलता है कि चलो भाई हमको एक टाइमिंग मिल गया। उसी प्रकार से समझिए कि आपको एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ मई महीने से, अब जो मिल रहा है ये बोनस मिल रहा है आपको। आपकी तो परीक्षा हो गई थी 2 मई को, हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब तो आपको बोनस मिल रहा है, और इस बोनस का प्रयोग आपको करना कैसे करें? तो आप इसको जितना ज्यादा यूज कर सकते हैं। देखिए ओरिजिनल एनसीईआरटी आता है, जो क्वेश्चन पूछा था आप लोगों ने कि कौन से राइटर का ले। एनसीईआरटी आजकल डाउनलोड भी हो जाता है भारत सरकार के साइट पर जाकर के, और बाकी जो ऑथर का नाम आप लोग लिख रहे हैं वो एनसीईआरटी नहीं है, वो एनसीईआरटी के आधार पर लिखी गई किताब। एनसीईआरटी समझिए कि एक प्रकार का वो सॉलिड खाना है, रोटी सब्जी भात दाल जो खाते हैं वो एकदम इंपॉर्टेंट खाना है। और जो गाइड पुस्तक और जो आप प्रैक्टिस सेट खरीदते हैं वो पापड़ और चटनी है, अचार है। अभी आप किसी के घर में खाना खाने जाइए, आपको हम दुनिया भर का पापड़ चटनी अचार दे दें, बस हो गया, काम खत्म। और फिर आपको बोले लास्ट में और पेट भरा ना, कैसा लगा आज का खाना, तो आप क्या बोलिएगा मने मन कि खिलाया तो कुछ नहीं। तो चावल तो चाहिए ना। उसी प्रकार से आप एनसीईआरटी चावल और रोटी के जैसा है। आप पहले एनसीईआरटी पढ़िए, और एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका क्या है? क्लास 6 से शुरू किए। मान लीजिए क्लास 6 में आ गया चैप्टर एशिया, सोशल साइंस वाले में, या उसमें चैप्टर आ गया बाबर, हम एक उदाहरण दे रहे हैं, या उसमें चैप्टर आ गया गांधी जी, या उसमें चैप्टर आ गया इकोसिस्टम, कुछ भी आ सकता है। अब
ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम, ये आप खुद देख लीजिए कि क्लास 7 में भी दिया है क्या, क्लास 8, 9, 10, 11 में कहीं दिया है क्या, और अगर उसमें दिया है तो इस चैप्टर को उसी वक्त में पढ़ लीजिए। ये उधारी मत रखिए कि आज इकोसिस्टम पढ़े क्लास 6 का, अभी पूरा 6 खत्म करेंगे तब 12 में जाएंगे। ये रॉन्ग स्टडी पैटर्न है, ये रॉन्ग स्टडी पैटर्न है। सही स्टडी पैटर्न होता है कि आप उसी चैप्टर को उस वक्त कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आप वो 6 के एज वाले के लिए था कि 6th क्लास का बुक पढ़ा, 7th में गया तो उसका एज भी बढ़ा है, लेकिन आप ऑलरेडी मैच्योर एज में खड़े हैं। और एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका है कि पहली बार जब पढ़ रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंट चीज को उसके बाएं साइड में लिख दीजिए या अंडरलाइन कर दीजिए, और सेकेंड टाइम जब पढ़िएगा तो आपका टाइम नहीं लगेगा, आप इजीली कर लीजिएगा उसको। थर्ड टाइम में भी टाइम नहीं लगेगा और आसानी हो जाएगी। आप 4-5 मोटी मोटी कॉपी बनाइए। आप तैयारी, देखिए तैयारी करने से परीक्षा पास करेंगे जरूरी थोड़ा है, तैयारी कैसा किए है इस पर डिपेंड करता है परीक्षा पास करेंगे कि। तैयारी तो सब कर रहे हैं, किसको इच्छा नहीं रहता है कि वो प्रधानमंत्री ना बने, वो एमएलए ना बने, तो चुनाव सबको लड़ना है। किसकी तैयारी अच्छी है वो जीतता है। उसी प्रकार से तैयारी सारे बच्चे करेंगे, पीटी की निकालेंगे वही जिनकी तैयारी अच्छी है, मेंस वही निकालेंगे जिनकी लेखन शैली अच्छी है। तो आप इस प्रकार का, आप अभी भले पीटी पढ़ाई कर रहे हैं, आपको क्या करना है कि टोटल अपने पास में मोटी मोटी, इतनी मोटी मोटी रजिस्टर जैसी एकदम मोटी, उसको चेंज नहीं करना है। वो बिजनेसमैन लोग की एक खाता होता है जो दिवाली का दिवाली चेंज करते हैं, वो भी चेंज नहीं करना, वो रखना है। तो आप 4, 5, 6, 7 कॉपी बना लें, जैसे पीटी के पर्पज से बता दे रहे, एक जीएस पेपर 1 और एक जीएस पेपर 2, 2 कॉपी बना लें। ऐसा ही मेंस में भी करेंगे, और इसमें आपको इस प्रकार से 1/4 पार्ट छोड़ दीजिए, इतना छोड़ दीजिए। सबसे ऊपर में आप जेरोक्स निकाल करके चैप्टर्स लिख दीजिए, क्या क्या चीज पढ़ना है, और चैप्टर वाइज जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो यहां लिखते जाइए, आगे आगे लिखते जाइए। कॉपी नहीं बदलना चाहिए, सारी चीजें इसी कॉपी में होना चाहिए, सारी चीजें इस कॉपी में होनी चाहिए, वो बदलनी नहीं चाहिए। बदल जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आपका कंप्लीट होगा। इसी प्रकार से पेपर जीएस में भी पेपर 1, 2, 3, 4 बना लेंगे, हिंदी इंग्लिश बना लेंगे, और आप अभी से चलेंगे। अगर आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, जिस चैप्टर से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी है वो यहां साइड में लिखेंगे, इस जगह पर, इधर। डेली अभी से 3 घंटा 4 घंटा भी आप पढ़ेंगे तो पीटी मेंस दोनों साथ में लेके चलेंगे तो हमें लगता है कि हो जाएगा। तो आज इतना ही बताते हैं, कल से क्लास मुंडा सिस्टम का शुरू करेंगे, और जिसमें आपके साथ में